नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है रिवाज। मैं रसोई में थी, ये पंडित जी का संदेश लाए थे। सुनते ही तनिक घूमकर मैं बोली थी, देखो जी, गौने आदि का झमेला मैं नहीं होने दूंगी। जो करना हो शादी के समय ही कर डालिए। लड़की की विदाई शादी के समय ही होगी। अजीब बेवकूफ़ी है, ये तमतमा उठे जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तुम उसे क्यों नहीं मानोगी? हमारे यहाँ शादी में विदाई करना फलता नहीं है। सब फलेगा, करके तो देखिए, जरूर फलेगा। क्षणिक स्थिरता के बाद ये बेचारगी से बोले, संध्या की माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं? बात काटते हुए मैं बिफर उठी, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 1 लाख रुपए लोन ले लिए, कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर रखे थे, वे भी निकाल लिए, और अब गौने के लिए 80,000 रुपए का लटका अलग से रहेगा। तो क्या करूं? इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। नहीं होगा तो आधा खेत ही बेच डालूंगा। क्या कहा? खेत बेच डालोगे? उसके बाद राधा और विभा के ब्याह पर क्या करोगे? तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों के भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए 4 बीघा खेत छोड़ गए हैं जो तुम रस्मों के ढकोसले में हवन कर लोगे, लेकिन तुम्हारे बेटे किसका खेत बेचकर अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे? ये तिक्त हंसी हंस पड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो, संध्या की माँ, मानो 4 ही बच्चे तुम्हारे अपने हों और संध्या तुम्हारी सौत की बेटी हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं सौतेली माँ ही सही, लेकिन मैं गौना नहीं होने दूंगी। शादी करो तब पूरे खानदान को न्योता दो, गौना करो तब फिर पूरे खानदान को बुलाओ। कपड़ा दो, गहना दो, यह नेक करो वो जोग करो। सिर में जितने बाल नहीं हैं उनसे ज्यादा कर्ज लादे रहो, लेकिन शान में कमी न होने पाए। ये कंजूसी से ब्याह करके समाज में अपनी तौहीन करवाने को तैयार नहीं थे, और मैं रस्मों के खोखलेपन की खातिर चादर से पैर निकालने को तैयार नहीं थी। नंद के ब्याह पर जो खर्च हुआ वो तो हुआ ही, साल भर घर बिठा कर उसका गौना किया गया तो 80,000 रुपये उसमें फूंक दिए गए। गौना करवाने आए वर पक्ष के लोगों की तथा खानदान वालों की आवभगत करते करते पैरों में छाले पड़ गए। तिस पर भी चारों ओर से बदनामी मिली कि यह नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे, इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपनी महरी को देती हूँ। कंजूस, मक्खी चूस तथा इसी से मिलती जुलती असंख्य उपाधियाँ मिली थीं। मुझे विश्वास था कि मैं वर्तमान स्थिति और परिवेश में गौना करने में आने वाली कठिनाइयाँ बताकर इन्हें मना लूंगी। जल्दी ही मुझे इसमें सफलता भी मिल गई। मेरी सलाह इनके निर्णय में परिवर्तित हो गई, किंतु ये नहीं फलता है कि डर से ये उबर नहीं पाए। विवाह संबंधी खरीद फरोख्त की कार्यवाहियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदारों और बारातियों का इंतजार ही शेष था। रिश्तेदारों में सबसे पहले आई इनकी रोबदार और दबंग व्यक्तित्व वाली विधवा बुआ, खानदान भर की सर्वैसवा। दोपहर का समय था। विवाह हेतु खरीदे गए गहने कपड़े एक एक कर मैं बुआजी को दिखा रही थी। बातों ही बातों में मैंने अपना फैसला कह सुनाया। सुनते ही बुआजी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। क्रोध से भरी वे बोली, क्यों नहीं करोगी तुम गौना? दरअसल बुआजी, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अलग से गौने का खर्च बर्दाश्त कर सकें। मैंने गहनों का बॉक्स बंद कर अलमारी में रख दिया और कपड़े समेटने लगी। अरे वाह, क्यों नहीं है औकात? बुआजी के आग्नेय नेत्र मेरे तन को सेंकने लगे। क्या तुम जानती नहीं कि शादी के समय विदाई करना हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता? लेकिन इससे होता क्या है? होगा क्या, वर या वधू दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। साल भर के अंदर ही जोड़ा बिछुड़ जाता है। मैं तनिक भी नहीं चौंकी। अलमारी बंद कर पायताने की ओर बैठती हुई मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा, लेकिन बुआजी, उनसे पहले जो विवाह के समय ही ससुराल जाती थी क्या उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी? अरे नहीं। अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराती हुई बुआजी बोली, उनके तो नाती पोते भी अब नाना दादा बने हुए हैं। फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं है कोई बात? बुआजी गुर्राई, गांव भर में हमारे खानदान का नाम इसीलिए लिया जाता है। दूर दूर के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी से भी बढ़-चढ़ कर गौना होता है। तब की बात कुछ और थी बुआजी, तब हमारी जमींदारी थी। इसे अपना अपमान समझकर बुआजी तमतमा कर उठ खड़ी हुई। ठीक है, कर अपनी बेटी का ब्याह, न हो तो किसी ऐगरा का हाथ पकड़ा कर विदा कर दे, सारा खर्च बच जाएगा। आने दे महेश को, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बहु बेटियों का कानून चले वहाँ ठहरना दूभर है। बुआजी के नेत्रों से अंगार बरस रहे थे। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मैं एक बार की सकते में आ गई।
मैं लपक कर उनके कमरे में पहुंची। वे अपनी साड़ी तह कर रही थीं। साड़ी उनके हाथ से खींचकर याचना भरे स्वर में मैं बोली, बुआ जी, मेरी क्या बिसात कि मैं कानून चलाऊं? आज तक कभी हम लोगों ने आपकी बात नहीं टाली है। मैं हमेशा आपको अपनी सास समझकर आपसे सलाह-मशविरा करती आई हूँ। परंतु बुआजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करने लगी। ये शाम को आए। बुआजी बैठी हुई थीं। दोपहर का सारा किस्सा मैंने सुना डाला। बुआजी का क्रोध सर्वविदित था। ये हारे हुए जुआरी के स्वर में बोले, तब क्या? मैं बोली, 50,000 रुपये बुआजी से बतौर कर्ज ले लीजिए। 60 माजी से ले लेना, मिलाजुला कर किसी तरह कर दो गौना। मैं और क्या कहूँ अब? बेटी मेरी है, उन्हें क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? मेरा रोष उमड़ आया। जब बेटी के ब्याह की हर रस्म उन लोगों की इच्छानुसार होगी तो खर्च में भी सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। रात में भोजन करने के बाद ये और बुआजी बैठक में चले गए। बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। छोटे बेटे को सुलाने के बहाने मैं भी अपने कमरे में आकर पड़ी रही। सहसा मैं चौंक पड़ी। बुआजी का स्वर वातावरण में गूंजा, अरे महेश, तेरी बहू कह रही थी कि गौना नहीं होगा। अब बता भला, जब विवाह में विदाई करना हमारे यहाँ फलता ही नहीं है तब भला गौना कैसे नहीं होगा? अब तुमसे क्या छिपाना, बुआ? यह स्वर इनका था। मैं सरकारी नौकर जरूर हूँ, लेकिन खर्च इतना ज्यादा है कि पहले ही शादी में 1 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ गया। 2 और बेटियां ब्याहनी हैं सो अलग। 20,000 रुपए से गौने में काम चलना नहीं है और इतने पैसों का बंदोबस्त मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बुआजी के मीठे स्वर में कड़वाहट घुल गई। अरे, तो क्या बेटी को दफनाने पर ही तुले हो तुम दोनों? इससे तो अच्छा है उसका गला ही घोंट डालो, शादी का भी खर्च बच जाएगा। अरे नहीं बुआजी, तुम समझी नहीं। गौना तो मैं करूँगा ही। देखो न, विवाह से पहले ही मैंने गौने का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगले साल बैसाख में दिन पड़ता है। सच? बुआजी चह पड़ी। और नहीं तो क्या, 50,000 रुपये तुम दे दो, 60,000 रुपये मामाजी से ले लूँगा। कुछ यार दोस्तों से मिल जाएगा, ठाट से गौना हो जाएगा। क्या 50,000 रुपये मैं दे दूं? बुआजी इस तरह उछली मानो चलते चलते पैरों के नीचे सांप आ गया हो। अरे बुआ, खैरात थोड़े ही मांग रहा हूँ, पाई चुका दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए मैं लाऊंगी कहाँ से? मेरे पास रुपए धरे हैं क्या? क्षणिक निस्तब्धता के बाद इनकी थकी सी आवाज फिर उभरी, तब तो बुआ, अब इस परंपरा का गला घोटना ही होगा। न मैं इतने रुपए का जुगाड़ कर पाऊंगा और न ही गौने का झंझट रखूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? जो तुम अच्छा समझो। जाने किस आघात से बुआजी की आवाज को लकवा मार गया और वो बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन इनके मामाजी का भी सदलबल पदार्पण हुआ। परंपरा और रस्मों के खंडन की बात उन तक पहुंची तो वे भी आग बबूला हो उठे। महेश, यह क्या सुन रहा हूँ? मैं भी शहर में रहता हूँ। मेरी सोसाइटी तुमसे भी ऊंची है, लेकिन हमने कभी अपने पूर्वजों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। तुम लोग लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मामाजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये बोले थे, गौने के लिए तो मैं खूब परेशान हूँ, लेकिन करूँ क्या? आप लोगों की मदद से ही कुछ हो सकता है। मामाजी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक गया। ये बोले, मैं चाहता था, यदि आप 80,000 रुपये भी बतौर कर्ज दे देते तो शेष इंतजाम मैं खुद कर लेता और किसी तरह गौना कर ही देता। आप ही के भरोसे मैं बैठा था। मैं जानता हूँ कि आप पूर्वजों की मर्यादा को खंडित नहीं होने देंगे। मामाजी का तेजस्वी चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। थूक निगलते हुए बोले, तुम तो जानते ही हो कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। फंड का जो रुपया मिला था उससे मकान बनवा लिया। मेरे पास अब कहाँ से रुपये आएंगे? परंतु तत्काल अपने को संभालते हुए ये सहज स्वर में बोले, मामाजी, जब आप लोग 1 रुपये की सहायता नहीं कर सकते, फिर सामाजिक मर्यादा और परंपरा के निर्वाह के लिए हमें परेशान क्यों करते हैं? यह कहाँ का न्याय है कि इन खोखली रस्मों के पीछे घर जलाकर तमाशा दिखाया जाए? मुझ में गौना करने की सामर्थ्य ही नहीं है। इतना कहकर ये चुप हो गए। मामाजी निरुत्तर खड़े रहे। उनके होंठों पर मानो ताला पड़ गया था। थोड़ी देर पहले तक जो संध्या के परम शुभचिंतक बने हुए थे, अब अपनी अपनी बगले झांक रहे थे। अब कोई व्यक्ति मेरी बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला नहीं था। आज संध्या भरी गोद लिए सही सलामत अपने मायके लौट रही है। अंधविश्वास और खोखली रस्मों की दुहाई समाज के ठेकेदारों को मुंह चिढ़ा रही है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।